पढ़ेंगे स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज के बारे में। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, स्मॉल बिजनेस मतलब स्मॉल बिजनेस वो होते हैं जो इंडिपेंडेंटली ओन किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें ना 500 से कम लोगों को लगाया जाता है। टर्नओवर की बात करें तो 50 करोड़ तक और इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक। एमएसएमई के अकॉर्डिंग डिफाइन करें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को, तो माइक्रो वो इंटरप्राइजेज होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़, और स्मॉल में 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ तक टर्नओवर, और मीडियम में 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ तक टर्नओवर। अब बात आती है स्मॉल बिजनेस का इंडिया में रोल। तो बहुत सारा रोल है। देखो, ये है ना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ लेके आते हैं, आर्टिशंस के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं, रीजनल ग्रोथ को बैलेंस करते हैं, गाँव की, शहरों की, और कहता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री जो एस्टेब्लिश होती हैं गाँव में, बैकवर्ड एरियाज़ में। वो उसमें आती हैं एग्रो बेस्ड, कोटेज एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड जैसा कि नाम से के लिए मतलब जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, रॉ मटेरियल वगैरह के लिए, इनपुट्स के लिए। कोटेज होती हैं जो घर के अंदर चलाई जाती हैं, जैसे शॉप्स वगैरह बनाना, ये फैमिली के बिजनेस रन करते हैं। और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री मतलब जो खादी के जो सामान वगैरह वो बनाने के ऊपर, जो भी स्पीसीज होते हैं जैसे अचार वगैरह, ये सब बनाने के ऊपर फोकस करती हैं। ठीक है, फाइनेंस। अब बात आती है इनको, जो भी इंडस्ट्रीज ये बनाई गई है, इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो कॉमर्शियल बैंक लोन देते हैं इन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे। लैंड डेवलपमेंट बैंक है, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, जैसा कि नाम से क्लियर ही 1975 में बने थे, 1976 में एक्ट आया था। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को बढ़ा था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सीडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आ रहा। फिर है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, एनएसआईसी मतलब नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। सी 1955 में आई थी। हेडक्वार्टर मतलब हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में है, और ये ना मतलब जो भी इंटरप्रेन्योर की नीड वगैरह है उनको पूरा करती है। एक था डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, डीआईसी, 1977 में आया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब ईडी। इंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक ऐसा प्रोसेस है नए बिजनेस को बनाने का, प्रॉफिट कमाने के लिए। ये एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी होती है। तो कहता है कि ये इसमें ना एक पर्सन होता है जो पोज करता है सब, भाई जो एक इंटरप्रेन्योर है वो पर्सन होता है जिसके पास कॉम्पिटेंसी और विलिंगनेस दोनों होती हैं। ठीक है, किसी बिजनेस को खड़ा करने की। अब बात आती है हमारे पास स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ये अगस्त मतलब 15 अगस्त 2015 को पास की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड ही इसके अंदर आते हैं। इसमें कैसे कैसे स्टार्टअप्स आ सकते हैं मतलब, तो देखो फंडिंग के तरीके, पहला है वेंचर कैपिटल मतलब जो रिस्की बिजनेस में पैसा लगाते हैं। एंजल इन्वेस्टर मतलब जो रिच पीपल होते हैं, वो जो बड़ी डेवलपमेंट को सोचते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। क्राउड फंडिंग मतलब लोगों से पैसे को इकट्ठा करना। बूट स्ट्रैपिंग में क्या करता है, एक इंटरप्रेन्योर खुद की पर्सनल सेविंग को लगाता है। ठीक है, क्विक मनी। ठीक है, गवर्नमेंट भी भाई ऑफर देती है। एनबीएफसीज मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, बैंक से भी लोन मिलता है। और एक होता है इनक्यूबेटर, तो होता है जो स्टार्टिंग में बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है, और जब बिजनेस एक बार चल जाता है फिर उसकी हेल्प जो करता है उसे बोलते हैं एस्केलरेटर। अब बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर। ये वो प्रॉपर्टी होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो लोग मतलब वुमेन क्रिएट करता है अपने इंटेलेक्चुअल के द्वारा, अपनी नॉलेज के द्वारा, अपनी स्किल्स के द्वारा। इसमें आते हैं आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेसी, साइंटिफिक वगैरह वगैरह। आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब स्पेशल राइट जो क्रिएटर को दिया जाता है एक डेफिनेट पीरियड के लिए कि वो ही यूज कर सकता है, कोई और नहीं करेगा। अब टाइप्स की बात करें तो पहला है कॉपीराइट। कॉपीराइट होता है, ये आता है कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत। ये दिया जाता है बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मूवी वगैरह पर, और 60 साल तक वैलिड होता है डेथ के बाद। पेटेंट मतलब किसी, जैसे आप अपने प्रोडक्ट को, फॉर्मूला वगैरह को जब पेटेंट कराते हो, ये पेटेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत आता है और 20 साल के लिए वैलिड होता है एप्लीकेशन की डेट से। ट्रेडमार्क होता है ब्रांड वगैरह, नाम वगैरह को रजिस्टर करवाना। ये आता है इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में, 10 साल के लिए वैलिड होता है। ट्रेड सीक्रेट मतलब बिजनेस के सीक्रेट वगैरह, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह, ठीक है, इनको रजिस्टर नहीं कर सकते।
जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब जीआई टैग, ये होता है कि भाई मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसको सिक्योर करना, भाई प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिन, पैलेस ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग कि उस जगह का है। जैसे दार्जिलिंग टी पहला प्रोडक्ट था जिसको इंडिया में है ना जीआई टैग मिला था, 10 साल के लिए वैलिड होता है, और जो डिजाइन होते हैं वो 25 साल के लिए वैलिड होते हैं। अब डिटेल्स ले लेते हैं हम पूरे चैप्टर की, ठीक है। स्मॉल बिजनेस का मतलब होता है एक बिजनेस जो इंडिपेंडेंटली ओन किया गया एंड ऑपरेट किया जाता है, सर्टेन क्राइटेरिया को जो पूरा करता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड सेल्स वॉल्यूम के। तो नॉर्मली जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो तो बताया गया है कि 500 से कम एम्प्लॉय होने चाहिए एट प्रेजेंट का जो डेटा है 2024 में, इसमें थोड़ा अलग है, पुरानी बुक है। और टर्नओवर 50 करोड़ एंड इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़। तो स्मॉल बिजनेस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस में, ठीक है। जो 5 ईयर प्लान है उनमें इसके ऊपर स्पेशल अटेंशन दी गई थी। अब बात आती है मीनिंग की बारी, तो अलग अलग लोगों ने मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, हम एमएसएमई के अकॉर्डिंग समझेंगे। माइक्रो मतलब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़। स्मॉल मतलब इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ एंड टर्नओवर 50 करोड़। मीडियम मतलब इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ एंड टर्नओवर 250 करोड़। अब बात आती है कि जो स्मॉल बिजनेस है उनका रोल हमारे बिजनेस में, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हैं। हमें पता है कि गांव में ना लेबर ज़्यादा है और छोटे छोटे बिजनेसेस भी लेबर की हेल्प से रन कर सकते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मतलब दो तरीके से ये हमारे मतलब इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देते हैं। पहला तो भाई इनको चलाने के लिए बहुत कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं अनएम्प्लॉयड यूथ को। तीसरा है अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिशियंस, कहता है कि जो भी विलेज आर्टिशियंस हैं, स्पेशलिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, जिनके पास अलग अलग प्रकार की भाई नॉलेज है, उनको ये है ना हेल्प करते हैं। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनकी कमी के कारण उनकी स्किल नहीं निकल पाती है, नहीं हाईलाइट हो पाती है, लेकिन इनकी हेल्प से, स्मॉल बिजनेस की हेल्प से वो बिजनेस ग्रो कर पाते हैं। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट मतलब गांव और शहरों का अनइक्वल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है लोगों के, क्योंकि उन्हें हर प्रकार की फैसिलिटी मिल जाती है, एम्प्लॉयमेंट की, इलेक्ट्रिसिटी की, एजुकेशन की। और जो भी लोकल रिसोर्सेज हैं, लेबर है, मतलब बंजर पड़ी जो भूमि है, रॉ मटेरियल वगैरह है, उनका अच्छे से यूज़ हो पाता है। जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर कम प्रेशर रहता है, क्योंकि लोगों को फिर अदर फैसिलिटी मिल जाती हैं। और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल रहता है, मतलब अमीर अमीर नहीं रहता, अमीर और गरीब के बीच का गैप कम हो पाता है। अब है फाइनेंशियल असिस्टेंस की बारे, इसके पहले हम समझेंगे इंडस्ट्रीज की टाइप। तो एग्रो बेस मतलब जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। कॉटेज मतलब जो घरों के अंदर चलाई जाती है, जैसे बी कीपिंग मतलब मक्खी पालन, शॉप मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट वगैरह। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री मतलब जैसे खादी के कपड़े बनाना, स्पेसिस तैयार करना, जगरी, मस्टर्ड ऑयल, वुड वर्क, पोट्री वगैरह। अब बात आती है पैसे की हेल्प, तो कमर्शियल बैंक प्रायोरिटी बेसिस पे इन्हें लोन देते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक वगैरह बनाए जाते हैं। मैक्सिमम पीरियड इनका लोन का होता है 20 साल। इसमें दो प्रकार से बताए गए हैं, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, आरआरबी। जो मेजर फंक्शन है इन बैंक्स का वो है पैसे की हेल्प देना या अदर प्रकार की जो भी हेल्प है फार्मर्स वगैरह को। 1975 में आए थे, एक्ट था 1976 का, इमरजेंसी के कारण लेट आया था। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये 12 जुलाई 1982 को एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। इसका मेन रोल था एग्रीकल्चर में, रूरल डेवलपमेंट में। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट देता था, आरआरबी को भी इंस्पेक्ट करता था, फॉरेन हेल्प देता था, गांव को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देते थे, और क्रेडिट मतलब प्रोडक्शन के लिए कंसेशनल रेट पर लोन देना, ये सब इसमें आता था। फिर है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। फिर सिडबी, सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इसका मेन काम था भाई स्टेप्स लेना टेक्निकल प्रोग्रेस के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, हेल्प देना डेवलप करने में मार्केट को, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के लिए रीफाइनेंस करना, लेबर डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज को लोन देना इजी टर्म्स में, अवेलेबल कराना फैसिलिटी फैक्टरिंग वगैरह की। फिर है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड ये सेटअप हुई थी 1955 में, ठीक है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ये ऑब्जर्व करती है मेन जो विवाद आई वगैरह एक इंटरप्रेन्योर के सामने आती हैं, तो इंटरप्रेन्योर की नीड को पूरा करने के लिए आई थी। हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। 4 इसकी रीजनल ऑफिसेज हैं, न्यू दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता, चेन्नई में 11 ब्रांचेज ऑफिसेज हैं। फंक्शंस यही हैं कि इंडिजीनियस एंड इम्पोर्टेड मशीनरी प्रोवाइड करवाना हायर परचेज बेसिस पे, इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाना लीज बेसिस पे, स्किल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना, मार्केटिंग और प्रोडक्ट में हेल्प करना, एक्सपोर्ट करने में प्रोडक्ट को,
ट्रेनिंग देना वर्कर्स को, हेल्प करना अपग्रेडेशन में टेक्नोलॉजी के, कंस्ट्रक्शन को मतलब करना, और एडवाइजरी सर्विसेज वगैरह देना। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, जो कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर की, वो 1973 में आई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत 23 दिसंबर 1973 को। फिर इसके फंक्शन यही थे। एक्ट एक फोकल पॉइंट था इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, आइडेंटिफाई करता है प्रोजेक्ट को, इंटरप्रेन्योर को कि सेटअप करे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूनिट्स को, परमानेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह सर्टिफिकेट देता है, ये सब इसमें आता है। अब मेन टॉपिक है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इंटरप्रेन्योर मतलब वो पर्सन जो बिजनेस को बनाता है। इंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है नए बिजनेस को लगाने का, और एंटरप्राइजेज मतलब वही जो इंटरप्रेन्योरशिप के कारण आता है। तो इंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो एस्टैब्लिश करता है एक बिजनेस यूनिट को प्रॉफिट कमाने के लिए। तो जितने भी एफर्ट्स वो करता है उसे बोलते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। तो रेफर करता है एक प्रोसेस बिजनेस को बनाने का, एक प्रॉफिट कमाने के लिए वो जो भी रिस्क लेता है, अनसर्टेनिटी लेता है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप। अगर इंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, फैक्टर वरना मीनिंगलेस हो जाएंगी। तो इंटरप्रेन्योरशिप एक सिस्टमैटिक, पर्पसफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी होती है जो फेस करती है रिस्क को, अनसर्टेनिटी को। ठीक है, फीचर यही है कि एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी मतलब तुरंत नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप होती है, बहुत सारी स्टेप होती हैं। लॉफुल एंड पर्पसफुल है, मतलब इलीगल एक्टिविटी यानी इंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आती। इनोवेशन मतलब कुछ नया करने का होता है। इंटरप्रेन्योरशिप में नई नई चीज़ों का आते हैं, नए नए प्रोडक्शन के मेथड वगैरह आना, नए भाई व्यापार करने के तरीके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, इंटरप्रेन्योरशिप में नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन को अडॉप्ट किया जाता है। एक इंटरप्रेन्योर है ना, वो थिंकर होता है, टैलेंटेड इंडिविजुअल होता है जो है ना गुड अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, उनका अच्छे से यूज वगैरह करता है। फिर है रिस्क टेकिंग, इंटरप्रेन्योरशिप है ना वो रिस्क से भरी हुई है। नीड क्यों है? क्योंकि भाई इससे है ना प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को एक स्टार्टिंग मिलती है, डेवलपमेंट है ना सस्टेनेबल होता है, मतलब लगातार होता है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। प्रोसेस की बात करें तो इंटरप्रेन्योरशिप बोर्न नहीं है, बल्कि है ना इनकोरेज होती है इन्वायरमेंट के द्वारा, इंडिविजुअल खुद से। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करके चलते हैं। तो देखो, एक तो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और एक है इंडिविजुअल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट तो हमें पता ही है कि भाई जो हमारे इकोनॉमी का जो भी इन्वायरमेंट होता है इसमें आते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कम भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन वगैरह मिल जाए। ठीक है, रिड्यूस टैक्सेशन, मॉडरेट इन्फ्लेशन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वगैरह। और इंडिविजुअल में क्या चाहिए? इंडिविजुअल की कंपिटेंसी या एबिलिटी या विलिंगनेस। अगर दोनों चीज़ें होंगी तो वो इंटरप्रेन्योर बन सकता है। लेकिन अगर है ना उसमें कंपिटेंसी तो हाई है लेकिन विलिंगनेस लो है, तो वो पोटेंशियल होगा कि वो अगर उसकी विलिंगनेस जनरेट हो बन सकता है। लेकिन कंपिटेंसी भी हाई हो और विलिंगनेस भी हाई हो तो वो रेडी इंटरप्रेन्योर है। लेकिन दोनों चीज़ें लो हो तो नॉट रेडी। और है ना अगर भाई विलिंगनेस हाई है लेकिन उसमें अभी कंपिटेंसी नहीं है तो ईगर इंटरप्रेन्योर आएगा। ठीक है, तो 4 कॉम्बिनेशन बताएं इसमें। अब बात आती है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2015 में आई थी, 15 अगस्त को, नरेंद्र मोदी के द्वारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवाने के लिए। जो एडवांटेजेस है वो अवेलेबल थे सिर्फ कुछ स्पेशल क्लास ऑफ बिजनेस को ही। तो जो कंडीशन थी वो यही थी कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकता है, प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म हो सकता था, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और 7 साल से ज़्यादा और 10 साल से ज़्यादा उसे नहीं हुआ हो इनकॉर्पोरेट हुए। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर वो 100 करोड़ से ज़्यादा ना हुआ, और जो बिजनेस है वो एस्टेब्लिश होना चाहिए क्या, नए प्रोसेस के लिए, नई सर्विसेज देने के लिए। ठीक है, फीचर यही है कि इनोवेटिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना, नर्चर करना, जो इंटरप्रेन्योरशिप है उसको, नए नए मतलब व्यापार को लगाना। ठीक है, लिमिटेड एरिया तक ही रिलेटेड था ये। और लीगल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब भाई ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी लीगल वगैरह की। फाइनेंशियल बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा मिलते थे, जो भी खर्चा होता था उस पर सब्सिडी वगैरह, रिबेट वगैरह। रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा आसान था, बाद में तो ऑनलाइन ही आ गया था 1 अप्रैल 2016 को। स्टार्टअप इंडिया हब वगैरह बनाए गए, गवर्नमेंट ने भी फंडिंग वगैरह में हेल्प की। प्रोसेस यही था इनकॉर्पोरेशन का। तो इनकॉर्पोरेशन एक तो जो भी नॉर्मल प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके लिए आप है ना जो भी यूनिट मतलब वेबसाइट है स्टार्टअप इंडिया की, उसके ऊपर जाओ, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करो। ठीक है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वगैरह, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस। फिर जो लेटर है टैक्स बेनिफिट के लिए वो 3 साल तक वैलिड होता है। फिर है सेल्फ सर्टिफाइड कंडीशंस वगैरह, जो भी टाइप ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन, क्वांटम वगैरह सब बताओ, एंड फिर आपको रिकॉग्नाइजेशन नंबर मिल जाएगा। फिर है स्टार्टअप फंड जो भी होते हैं उनको पैसे प्रोवाइड करने के तरीके।
तो बूट स्ट्रैपिंग में तो क्या होता है, खुद का पैसा लगाया जाता है एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा, मतलब खुद की सेविंग। क्राउड फंडिंग में लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट किया जाता है। एंजल इन्वेस्टमेंट में जो रिच पीपल होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है डेवलपमेंट वगैरह में। वेंचर कैपिटल में जो रिस्की वेंचर होते हैं उनमें पैसा लगाया जाता है। इंक्यूबेटर क्या होते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं, और एस्केलरेटर बिजनेस स्टार्ट होने के बाद फाइनेंशियल हेल्प देते हैं। विनिंग कॉन्टेस्ट फंड वही है भाई भाई, मतलब कॉन्टेस्ट वगैरह करवाना, लोग लगाएंगे, जो जीतेगा उसको मिलेगा। बैंक लोन, बैंक से लोन ले सकते हो, एनबीएफसी से गवर्नमेंट भी हेल्प देती है, और क्विक मनी वगैरह भी होती है प्रॉपर्टी को वगैरह को बेच के, इस टाइप से। अब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जो लोग क्रिएट करते हैं अपने इंटेलेक्चुअल के द्वारा, इसमें आते हैं आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेसी, टेक्निकल, साइंटिफिक क्रिएशन वगैरह। दो पार्ट में बांटा गया, लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। तो इसमें आते हैं बुक्स, म्यूजिकल कंपोजिशन, नोवेल, प्रिंटिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मूवीज वगैरह। इंडस्ट्रियल में आते हैं इनोवेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, डिजाइन वगैरह, आइडिया ऑफ न्यू प्रोडक्ट वगैरह। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब एक स्पेशल राइट होता है जो क्रिएटर को दिया जाता है डेफिनेट पीरियड के लिए, कि वो उसको यूज कर सकता है। और ये इसलिए आया था ताकि उसको चोरी वगैरह से बचा, जालसाजी से, क्योंकि कई बार लोग आपके आइडिया वगैरह को चुरा के और क्या दे, मेरा है, तो उसके लिए ये होता है स्पेशल राइट है जो डेफिनेट पीरियड के लिए दिया जाता है। अगर कोई ना इसका इलीगल यूज करता है तो पनिश किया जाएगा। टाइप्स है कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह। कॉपीराइट मतलब जो लिटरेरी और आर्टिस्टिक क्रिएटर के लिए होता है, इसके लिए कॉपीराइट एक्ट आया था 1957 में। इसमें बुक्स, म्यूजिकल कंपोजिशन वगैरह आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यही है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें नाम, एड्रेस, नेशनलिटी वगैरह सब कुछ बताना होगा, और फिक्स फीस के साथ जो 4 कॉपीज है कॉपीराइट की वो सबमिट करनी होगी ऑफिस में। 30 दिन के अंतर्गत एप्लीकेशन चेक होने के रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ड्यूरेशन है 60 साल, मतलब डेथ के बाद। पेटेंट की बात करें तो ये क्रिएटर को दिया जाता है, उसके भाई उसने कुछ नया यूजफुल फॉर्मूला वगैरह बनाया है, ठीक है, आइडिया वगैरह दिया है, उसके लिए ये पेटेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत आता है। रिक्वायरमेंट यही है, पेटेनेबल सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, मतलब ऐसा ही हो जिसका आप पेटेंट करवा सकते हो। इंडस्ट्रियल यूटिलिटी मतलब जो भाई यूजफुल हो, नोवल, नया आइडिया हो, किसी की कॉपी ना हो। ड्यूरेशन यही है कि 20 साल के लिए वैलिड होता है, और आप इसको रिन्यू करवा सकते हो, ठीक है। हर साल रिन्यूअल फीस वगैरह लगेगी। तीसरा कि ऐसा राइट है जो मतलब कोई अदर पर्सन ना उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता, प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो ट्रेडमार्क रेफर करता है जो क्रिएटर को दिया जाता है कि कोई अदर पर्सन ना उसको यूज़ नहीं करेगा, वेल प्रोटेक्टेड जो भी आइडेंटिटी वगैरह है उसको। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वही है, उसके लिए होता है जो यूनिक आइडेंटिटी वगैरह होती है, इसके लिए वही है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा फिक्स्ड फीस के साथ, और भाई एग्जामाइन करना होगा एप्लीकेशन को, फिर पब्लिश करना होगा उसको एक जर्नल में, और थर्ड पार्टी है ना उसके ऊपर केस भी कर सकती है अगर भाई मतलब उसे लगा कि उसकी कॉपी हुई है, और फिर ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट मिल जाती है। ड्यूरेशन 10 साल है। फिर ट्रेड सीक्रेट वगैरह भी होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह है जो कंपटीटर से आपको अलग कर रही है, वो सब, इनके लिए कोई फिक्स पीरियड नहीं है, ठीक है। फिर है जीआई टैग। जीआई टैग होते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये रेफर करते हैं जो राइट दिया जाता है प्रोड्यूसर को यूनिक प्रोडक्ट के लिए, पैलेस ऑफ इंडियन ओरिजिन को डिफाइन करने के लिए। और जो दार्जिलिंग टी है ना, दार्जिलिंग टी, इस ये पहला प्रोडक्ट था हमारे देश में जिसको जीआई टैग मिला था, ठीक है। तो यही है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी होगी, एग्जामाइन किया जाएगा रजिस्ट्रार के द्वारा, फिर पब्लिकेशन मतलब जर्नल में पब्लिश करोगे। 3 महीने तक भाई थर्ड पार्टीज की केस में बोल सकती है, रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, और 10 साल के बाद रिन्यू करवा सकते हो। तो ये हमारा चैप्टर था, ये इसके MCQ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम इनको कर सकते हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके